सभी को जय हिंद। और सभी को जय हिंद साथियों, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सबको जय हिंद। बिल्कुल आप सभी को बता दें कि आज की क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या का पढ़ने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे ये कि जितने भी वास्तविक संख्या में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उन सभी को हम पहले देखेंगे कि वास्तविक संख्या में हमको क्या क्या पहले पढ़ना है। अगर हमको यही पता नहीं रहेगा कि सर हमको वास्तविक संख्या में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो फिर आप क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको जानना तो ये बहुत आवश्यक है कि वास्तविक संख्या में कौन कौन से टॉपिक है और क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम टॉपिक का नाम बताएंगे कि वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ेंगे, और इसी वीडियो में इन सारे टॉपिक पे आपको जो है प्रश्न बताया जाएगा, और पूरा जो है आपका कंसेप्ट जो है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी वास्तविक संख्या एकदम मजबूत करना चाहते हैं, वास्तविक संख्या आपको समझ में नहीं आती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। बस आपको निश्चित रूप से जो है वास्तविक संख्या में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं रहने वाला है इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है गुणनखंड। तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड कैसे किया जाता है किसी भी संख्या को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपका वास्तविक संख्या इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हुआ हम लोग सबसे पहला टॉपिक का नाम है गुणनखंड। तो अब सबसे पहले जानेंगे गुणनखंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर पढ़ेंगे गुणनखंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए तो देखिए सबसे पहले आपको एक अगर प्रश्न मिल जाए, देखिए एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, टाइम लगेगा बट पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे आपको कोई बोल देगा कि सर 20 का गुणनखंड क्या होगा, 20 का गुणनखंड कैसे लिखिएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए 20 का गुणनखंड कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है 20 का गुणनखंड। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि 20 का जो गुणनखंड आया वो क्या आया, देखो तो 1 2 यानी कि 2, फिर आया है 2, फिर आया है 5, यही ना है जी। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पे 20 का जो गुणनखंड आया है वो क्या है, 2 कितना बार आया है, 2 2 बार आया है ना। और 5 कितना बार आया है, 5 एक बार गया। तो इस रूप में जब लिख रहे हैं तो इसी को क्या कहते हैं बुआ, इसी को क्या कहते हैं गुणनखंड के रूप में लिखना। ठीक है, 20 का गुणनखंड ये हो गया 2 की पावर 2 गुने 5 हो गया, है ना। तो इस रूप में लिख रहे हैं तो इसी का मतलब होता है कि गुणनखंड के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला वाला टॉपिक बहुत आसान था, इसको हम क्लियर कर लिए। दूसरे नंबर में चलते हैं। देखिए एलसीएम निकालना, जैसे कि आप पहले भी सीख चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है, आप पहले भी सीखे हुए हैं। दूसरे नंबर हम लोग सीखने वाले हैं वो, दूसरे नंबर हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालना। क्या निकालना, एलसीएम निकालना। आप क्लास 5 8 जो है या बहुत पहले भी आप लोग सीख चुके होंगे कि एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है आसानीपूर्वक। ठीक है, देखिए सबसे पहले एलसीएम में क्या कर, जैसे आपको प्रश्न एक एग्जांपल के तौर पे सब पे एग्जांपल देंगे एक। ठीक है, और इन जितने भी ये आपको 8 टॉपिक दिख रहे हैं सभी को आप क्लियर कर लीजिए, बस आपका वास्तविक संख्या कंप्लीट हो जाएगा। वास्तविक संख्या से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। देखिए तो एलसीएम निकालना, तो पहले एलसीएम मान लीजिए हम प्रश्न आपको दे देते हैं, कह दे कि आप बताइए कि 4 और जो है 10 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 10 का एलसीएम कैसे निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सबका दोनों का गुणनखंड कीजिएगा। बिल्कुल, है ना। तो कीजिए, यहाँ पे रफ में कहीं कर सकते हैं आप कि 4 और 10 का ऐसे गुणनखंड, यहाँ पे हम करते हैं तो ऐसे करेंगे गुणनखंड, है ना। बिल्कुल, तो 2 दूनी के 4 और 2 5 10, है ना। बिल्कुल, अब ये कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि क्या है जी, 2 गुने 5 है ना। यानी कि 2 दूनी के 4 और 4 5 20, यानी कि जिसकी इसका जो एलसीएम आया वो क्या आया, बिल्कुल 20 हो गया। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से एलसीएम किसी भी अंक का निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी पूर्वक से। ठीक है, यहाँ पे 2 संख्या था, अगर यहाँ पे 3 संख्या होती, जैसे कि मान लीजिए कि एक और हम संख्या यहाँ पे देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता है कि 4 6 और 10 के एलसीएम क्या बात है। तो बस कुछ नहीं करना, इसको ऐसे घेरिए गुणनखंड के रूप में, 2 से काटना स्टार्ट कीजिए। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 5 10। ठीक है, अब कटेगा नहीं कटेगा तो लिखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यही ना जी। बिल्कुल गुना कर दीजिए सब में, 2 दूनी के 4 4 तिहाई 12 12 25 60, यानी कि इसका जो एलसीएम आया वो क्या आया, 60 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी पूर्वक से इस तरीके से एलसीएम निकालना आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक का नाम क्या है, अगला टॉपिक का नाम है हुआ एचसीएफ निकालना। देखिए अब बात करते हैं एचसीएफ निकालने की। ठीक है, देखिए तो एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ देखिए, जब हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम सबसे पहले जानेंगे देखिए एचसीएफ कितने तरीके से निकलता है। हम अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जो है 3 प्रकार से निकलता है। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे सभी कौन कौन से 3 प्रकार से निकलता है एचसीएफ। ठीक है, देखिए पहले तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से, किससे,
गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। बिल्कुल हम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं ताकि कुछ भी कोई भी चीज़ छूटे ना, है ना। बिल्कुल देखिए एचसीएफ 3 प्रकार से निकलता है, एक तो गुणनखंड विधि से, एक होता है भाग विधि। क्या होता है? भाग विधि से, ठीक है। ये हम लोग नीचे वाले क्लास में पढ़ लिया है, भाग विधि। और तीसरा जो होता है वो होता है, आप 10th में पढ़ना है, भाग एल्गोरिदम। क्या पढ़ना है? भाग एल्गोरिदम या भाग यूक्लिड विभाजन, ये भाग एल्गोरिदम का प्रयोग क्या करना है? एल्गोरिदम का प्रयोग करके, यानी कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके जो है एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ निकालना, पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गुणनखंड रूप से कैसे एचसीएफ ज्ञात होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि एक प्रश्न आपको देते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देते हैं और इसका कहेंगे कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे हम प्रश्न देते हैं आपका बिल्कुल कि आप बताइए कि 6 और 10 का 6 और 10 का एचसीएफ बताए, क्या निकले? एचसीएफ ज्ञात करें, बिल्कुल ठीक है। ये आपको प्रश्न दे दिए। देखिए कुछ नहीं करना है, हम गुणनखंड के रूप में पहले हम ज्ञात करना सीखेंगे, एचसीएफ निकालना है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करेंगे? अच्छा बताइए कि 6 का गुणनखंड क्या होगा जी? 2 गुने 3 होगा ना, 3 दूनी 6 होगा। अच्छा 10 है ना, तो फिर 10 का गुणनखंड क्या होगा जी? 2 गुने 5 होगा, बिल्कुल। और ये दोनों में सेम क्या मिल रहा है? बिल्कुल क्या मिल रहा है? देखिए तो दोनों में जो है संख्या में मिल रहा है 2 2। क्या मिल रहा है? 2 2 मिल रहा है ना। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? तो एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है, बहुत आसान है एचसीएफ गुणनखंड विधि से, ठीक है। अगर एक और प्रश्न देते हैं आपको, एक और प्रश्न आपको देते हैं हम, मान लीजिए कि एक और प्रश्न आपको यहाँ पे देते हैं, एक और हम एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। देखिए मान लीजिए कि रहे कि 10, ठीक है, 20, ठीक है, और यहाँ पे रहे 16, और क्या है कि इनका जो है एचसीएफ बताए। क्या पूछेगा? एचसीएफ निकाले। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहेगा आपको एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है मौसा। क्या होता है? एचसीएफ का होता है यानी हिंदी मौसा होता है, ठीक है। मौसा ज्ञात करने के लिए बोलेगा, क्या कीजिएगा? सिंपल सा सबका जो है गुणनखंड लिखिएगा। तो 10 का गुणनखंड क्या होगा जी? 2 गुने 5 होगा, बिल्कुल होगा ना। अच्छा 20 का क्या होगा? 20 का होगा 2 गुने 2 गुने 5 होगा, ठीक है। 2 दूनी के 4 4 5 20। 16 का क्या होगा जी? 2 गुने 2 दूनी के 4 4 चौका 16, यानी कि 2 गुने 2 2 4 4 8 8 2 16, ठीक है, आया ना। तो अब देखिए, अब इसमें देखना है, आप तो बोलिए कि सर इसमें जो है ये 2 ही मिला था केवल, मतलब एक ही संख्या मिला था, तो एक को आप कर दिए एचसीएफ बता दिए। लेकिन इसमें तो देखिए तो सर बहुत सारा मिल रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, एगो हो गया। यहाँ पे 5 मिल रहा है, एगो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 5 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा? देखिए तो एचसीएफ एगो तो 2 मिल रहा है, हो गया। एक और 2 मिल रहा है, होगा। एक और 5 मिल रहा है ना, तो क्या होगा? देखिए तो 2 2 नहीं के 4 और 4 5 4 4 4 में जब 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 5 20, यानी कि इसका जो एचसीएफ है वो कितना? 20 है। क्या सिंपल सा ट्रिक है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक। तो अब देखिए, अब गुणन इसी विधि से हम लोग एलसीएम, इसके बाद देखते हैं क्या टॉपिक है। अब देखिए, अब इसी विधि से अगर आपको कह दे, अगर आपको इसी विधि से कह दे, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए अगर आपको इसी विधि से कह दे, अब देखिए अब हम चलते हैं भाग विधि के द्वारा, ठीक है। किस विधि से? भाग विधि। अब 1 नंबर तो गुणनखंड विधि पढ़ लिया हम लोग, अब चलते हैं भाग विधि से किस तरीके से क्या निकलता है, एचसीएफ ज्ञात होता है, ठीक है। चलिए अब भाग विधि से सीख लेते हैं हम लोग। देखिए तो भाग विधि से हम लोग सीखेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए भाग विधि से कैसे होगा। देखिए यहाँ पे भाग विधि से कैसे बनता है, अब सीखते हैं हम लोग भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से, ठीक है। जैसे आपको प्रश्न देते हैं हम कि 6 और क्या देते हैं? 6 और जो है 40 का, 6 और 40 का एचसीएफ बताए। क्या बताए? एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। और अब भाग विधि से बनाने जा रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकलता है भाग विधि से? देखिए बहुत आसान है, बहुत ईजी तरीका है एचसीएफ ज्ञात करने का भाग विधि से। तो ये कुछ नहीं करना है। अच्छा सबसे बड़ा अंक क्या है जी? इन दोनों में सबसे बड़ा जो है वो क्या है? सबसे बड़ा तो 40 है, तो 40 को बाहर रखेंगे, ठीक है। सबसे छोटा क्या? 6 है, तो 6 को बाहर रखेंगे, 40 को अंदर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 का पारा कितना बार पढ़िएगा कि या तो 40 है, नहीं तो 40 से कम है। तो 6 के पारा 6 वाली पढ़िएगा तो 6 6 36, ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से हार्सी लेंगे तो 10 में से 6 हो गया तो कितना बचेगा? 4 बचा, 3 3 कट जाएगा, तो बचा का यहाँ पे 4 बचा। अब देखिए इसको हम इस तरीके से घेर देते हैं, ठीक है। अब इसको 6 को यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब देखिए फिर काटेंगे तो 4 एकम 4, एक ही बार आ जाएगा। फिर क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर इसको घेर देंगे, फिर इसको उतारेंगे 4 को, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी के 4,
जब तक कि शेषफल पूरा जीरो ना बजे तब तक काटते रहना है, बिल्कुल ठीक है। देखिए तो आप देखिए तो किससे ये जो है कटा है जी, तो इसका जो है भाजक जो है वो क्या है, देखिए तो भाजक जो है इसका 2 है, यानी कि जो इसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो आंसर होगा इसका एचसीएफ वो क्या हो जाएगा, किससे जीरो आया है शेषफल 2 से, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ना 2 आंसर, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए अब आपको एक ट्रिक बताऊंगा हम, एक आपको ट्रिक हम बताएंगे। देखिए कि अगर आपको जो है भाग विधि आ जाता है तो आप उसी से जो है इसी को देखकर आप कैसे भाग एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन का बिना प्रयोग किए उस सूत्र पे कैसे बैठा सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, हम इस चीज़ को करके दिखा। देखिए तो आपको पहले हम बताते कि जो है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे क्या हुआ, देखिए तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले थे इसके बाद भाग विधि, क्या पढ़ने वाले थे, भाग विधि ना, भागी विधि ना पढ़ने वाले थे, बिल्कुल। तो भाग विधि तो हम लोग जो है कर लिए, लेकिन अब करना है भाग विधि कर लिए हम लोग, अब करना है भाग युग क्या है एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यानी कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आप क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो आप जो है इसका बिना प्रयोग किए इस रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए कि प्रश्न यही है आपका, ठीक है, क्वेश्चन आपका यही रहेगा और आपको कहेगा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना, किसका, एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, पहले तो इस यूक्लिड विभाजन का सूत्र जो होता है वो होता है आपका ए बराबर बी क्यू अब प्लस का आर होता है, क्या होता है, प्लस का आर, ठीक है। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेयिका का जो है सूत्र हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस रूप में इसी क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो सब देखिए तो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट लाइन है, इतना दूर का फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इन दोनों में जो है बड़ा क्या है, देखिए तो 40 बड़ा ना, 40 को बाहर रखिए, 40 को बाहर रखेंगे बराबर, अच्छा 40 से छोटा क्या है जी, क्या है 6 है ना, 6, अच्छा कितना बार गुना किए हैं जी, 6 बार ना, तो 6 बार। अब प्लस शेषफल कितना आया था जी, 4, देखिए एक स्टेप हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप कैसे लिखेंगे, अब दूसरा स्टेप इस चीज़ को देख के लिखेंगे, ठीक है। अच्छा इस सब में बड़ा कौन है जी, 6 ना, 6 को बाहर रखिए, उससे छोटा क्या है 4 है, तो 4 को अंदर, गुना किस चीज़ से किए थे, भाग किस चीज़ से दिए थे, 1 से, शेषफल क्या बचा था आपका 2 बचा था, तो 2 हो गया। अब देखिए अब ये स्टेप भी खत्म हो गया यहाँ तक, अब इस स्टेप को देखेंगे, इन सब में बड़ा क्या है 4 है, ठीक है। भाग किसे दिए थे 2 से, कितना बार में दिए थे भाग, 2 बार में, शेषफल क्या बचा था, कुछ नहीं बचा था, यानी 0 बचा था, शेषफल क्या बचा था, 0 बचा था। तो किस से जो है यहाँ पे देखिए तो किस भाजक से जो है शेषफल 0 है, तो यहाँ पे 2 से आया, किससे 2 से, तो इसका जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, वो यूक्लिड विभाजन का हो जाएगा। लेकिन अब आपको हम ये भी सिखा देते हैं कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग होता कैसे, मतलब ऐसे ना बना के ऐसे किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे समझा देते हैं, आपको बहुत जगह है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन वही रहेगा कि 6 और 40 का, 6 और 40 का एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। और आपको कहेगा कि भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताना है आपको, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए सबसे बड़ा जो होता है उसको हम लोग ए कहते हैं, क्या कहते हैं, ए, यानी कि ए 12 रहेगा तो बाहर रहेगा, ठीक है। उससे छोटा जो होता है उसको बी कहते हैं, क्या कहते हैं, बी। तो बी क्या है वो, बी है 6, आपका क्या है 6। अब देखिए फिर यहाँ पे इंटू है ना, तो यानी कि गुना। अब देखिए 6 का पारा कितना पड़ेगा कि या तो 40 है, नहीं तो 40 से कम है, तो 6 का पारा 6 नहीं पड़ेगा, 6 36 हो जाएगा। तो 36 को 40 को है उसमें से 36 को चला जाएगा, तो शेषफल आपका कितना बचेगा बताइए, तो शेषफल आपका 4 को बचेगा। देखिए हो गया। अब देखिए आप 6 को बाहर करते हैं, मतलब कि शुरू वाले को बाहर कर देते हैं और लास्ट वाले को पहले लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर गुना का चिन्ह, अब 4 के पारा कितना पड़ेगा कि या तो 6 है, नहीं तो 6 से कम है, तो 2 बार पढ़ेंगे, या तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन एक ही बार चलेगा ना जी, 4 एकम 4 एक ही बार चलेंगे, 4 दूनी 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4, तो शेषफल आपका बचेगा 2। अब क्या करेंगे, फिर शुरू वाले को बाहर करेंगे और लास्ट वाले को पहले करेंगे, फिर गुना करेंगे, 2 2 जा 4, तो शेषफल आपका 0 आ गया। किससे शेषफल 0 आया, 2 से ना,
तो HCF जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2 हो जाएगा। देखिए तो आप ऐसे अगर बनाइए, नहीं तो ऐसे बना के ऐसे कर दीजिए, वो भी बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ तक सीख लिया। हमने कहाँ तक सीख लिया, देखिए तो हमने सीख लिया 3 नंबर तक हो गया टॉपिक जो है HCF निकालना। HCF हमने तीन तरीके से HCF निकाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 तरीके से हम लोगों ने HCF ज्ञात किया, गुणनखंड विधि, भाग विधि और भाग एल्गोरिथम, यूक्लिड विधान का प्रयोग करके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए तो अगला टॉपिक का नाम है वो आपका शांत अशांत को पहचानना। ठीक है, ये बहुत ईजी होता है, बस ध्यान से देखिएगा। देखिए शांत अशांत निकालना है ना, बिल्कुल। देखिए शांत अशांत के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए शांत और अशांत को पहचानने के लिए, शांत है या अशांत है इसको जांचने के लिए बहुत इजी तरीका होता है, बहुत हैवी ट्रिक होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका सूत्र जो होता है आपका, यानी कि 1/, क्या होता है 2 की पावर n आगुने 5 की पावर m, ये आपका सूत्र होता है। मतलब आपका गुणनखंड जो है, क्या चीज़, गुणनखंड जो है, अगर ही देखिए नीचे वाले को देखिए, गुणनखंड आपका जो अगर इस रूप में आ जाता है तो वो आपका जो है संख्या शांत हो जाएगी, अगर नहीं आता है तो वो संख्या अशांत हो जाएगी। जैसे आपको एक प्रश्न देते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, इस पर देखिए एकदम आराम से समझना है। प्रश्न देते हैं, क्वेश्चन आपको देते हैं अगर कि बताइए कि 4/20 शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है, तो आपको इस चीज़ को बताना। देखिए तो आप लोग क्या कीजिए, सिंपल सा भाग दीजिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है, बहुत इजी तरीका है इस तरीके से बनाने का। देखिए कुछ नहीं करना है, 4 ऊपर है तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 20 का गुणनखंड कीजिए, किसका, नीचे वाले का गुणनखंड करना है, कहीं रफ में कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम 20 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे, देखिए तो 2 दहिया में 20, 2 5 10 है ना, अब कटेगा, अब कटेगा जी। देखिए तो अब कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कि 20 का जो गुणनखंड है, देखिए तो 20 का गुणनखंड क्या है, तो 20 का जो गुणनखंड है, देखिए तो 2 के पावर, 2 कितना बड़ा है, 1 2 बड़ा है ना, तो 2 आया है 2 बार, अगुने इसके बाद क्या है जी 5 है ना, तो 5। देखिए तो अब आपको ध्यान देना है कैसे आप पहचान पाएंगे कि ये शांत है या अशांत है। देखिए तो नीचे देखना है, 2 है 2 है, 5 है 5 है, ऊपर वाला जो घात है वो कुछ भी रहे, लेकिन नीचे वाला 2 और 5 ही होना चाहिए। जब इस रूप का गुणनखंड आता है तो वो संख्या क्या होती है, शांत होती है। समझ गए। एक और आपको प्रश्न देते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, देखिए एक और प्रश्न देते हैं आपको, मान लीजिए यहाँ पे देते हैं कि 4/, जो है 4/30 दे देते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, नीचे वाले का गुणनखंड कीजिएगा। तो 30 का हम लोग रफ में गुणनखंड कर लेते हैं। 30 का जब गुणनखंड करेंगे यहाँ से, तो 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15 होगा ना जी। यानी कि 30 का जो गुणनखंड है वो क्या है, देखो तो गुणनखंड जो है वो क्या है, 2 गुने 5 अगुने क्या है 3 है। ठीक है, देखिए तो अब बताइए कि आप ये शांत है या अशांत है। तो शांत कब होता है, जब 2 अगुने 5 हो, 2 अगुने 5 हो, यहाँ तक तो शांत था, लेकिन नहीं 3 आ गया ना, तो ये शांत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शांत का जो है विवेचक होता है वो क्या होता है, 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। मतलब इस रूप में रहेगा तभी शांत होगा, नहीं तो वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 5 तो है ही, लेकिन 3 अलग से आ गया, तो ये संख्याएं जो होंगी वो अशांत हो जाएंगी। क्या होंगी, अशांत हो जाएंगी। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टॉपिक क्या है, इसको देखिए। अब हम लोग पढ़ने वाले, देखिए आभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बिल्कुल हम पढ़ लिए हैं, ये गुणनखंड जो है ना 2 बार लिखा गया है। आभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, मतलब एक समझा ही देते। चलो जैसे आपको प्रश्न वो कहेगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको कह देगा वो, देखिए क्वेश्चन दे देगा आपको कि 20 को आभाज्य गुणनखंड को जो है क्या गुणनफल के रूप में लिखिए। तो कुछ नहीं, इसका गुणनखंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो 10 बार में 5 बार में, तो यानी कि आया क्या 2 की पावर 2 अगुने 5 है। तो यही आपका आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में ये लिख दिए, आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे मेन टॉपिक आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि सर इसमें हम पढ़ रहे हैं जब, तो सबसे ज़्यादा काम हमको गुणनखंड का रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले कवर किया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ तक कवर हो गया। इसके बाद 7वें नंबर की तरफ चलते हैं, 6ठे नंबर सॉरी, इसके बाद 6ठे नंबर की तरफ चलते हैं। ये 7वें नंबर है। चलो 6ठे नंबर की क्वेश्चन कह रहे कि जांच करे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है।
इस चीज़ को जांच करना है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जो है इस चीज़ को जांच कर लेते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे बुक में, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो कैसे बनाना है इसको, इस क्वेश्चन को, ये प्रश्न जो आपको कैसे पूछेगा। देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम की, ये जांच करना है। तो प्रश्न आपको एक देते हैं, देखिए एक आपको क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे मिलकर, ठीक है। देखिए तो प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। चलो क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल है ना। चलो जी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यस या नो दिख रहा है, चलो हो गया। अब देखिए प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा हुआ कि 26 और जो है 91 का जो है आपको जो है जांच करना है कि क्या दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम की, इस बात को जांच करना है, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का यहाँ पे लिख देते हैं, दो संख्या का गुणनफल मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, ठीक है। देखिए इस वीडियो को पूरा जो देख लेगा ना, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसमें उसको जो है थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा वास्तविक संख्या या बहुपद में, ठीक है। बस इस वीडियो को देख लीजिए आराम से बैठ के, ठीक है। देखिए तो जांच करें कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, बस इजी सी बात है। जब देखिए 26 का गुणनखंड क्या होगा, देखिए तो 26 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 13 गुणे 2 होगा। आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा रफ में, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 91 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, गुणनखंड तो हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो 91 का जो गुणनखंड होगा वो भी क्या होगा, 13 गुणे क्या होगा 13 91, यानी कि 13 गुणे 7 होगा। अच्छा अभी दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिला है, 13 मिला है ना। तो एचसीएफ क्या होगा सर, दोनों में जो मिलता है वही तो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर आपका कितना आ गया, 13 आ गया, बस सिंपल सी बात है, एचसीएफ आपका 13 आ गया। अच्छा यहाँ से एलसीएम कैसे ज्ञात होगा, तो एलसीएम बराबर सब में गुणा कर दो, यानी कि एचसीएफ कितना आया है 13, और उसके अलावा कौन कौन सा संख्या बचा है, 2 बचा है, और क्या बचा है 7 बचा है, और सब में जब गुना करेंगे तो आपका 182 आ जाएगा, कितना 182 आ जाएगा, आ गया ना। अब देखिए इसके बाद हम जांच कर लेते हैं कि क्या जो है जो संख्या दी हुई है उसमें गुना करके जितना आता है, क्या एचसीएफ और एलसीएम में गुना करने पर उतना आता है, यस या नो, इस चीज़ को चेक करना है, ठीक है। देखिए तो दो संख्याओं को गुणन कर, अच्छा दो को संख्या क्या है 26 और 91 है, यानी कि 26 में क्या है कि 26 में 91 से गुना कीजिए, और बताइए कि क्या 26 में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। एचसीएफ कितना है बुआ 13, गुणे एलसीएम कितना है बुआ एलसीएम, तो एलसीएम आपका दिया है 182 आया है ना। तो कह रहे कि क्या इसमें गुना करने पर उतना ही आएगा, और इसमें गुना करने पर क्या दोनों बराबर दोनों तरफ आएंगे, यस या नो, इस चीज़ को चेक करना है, ठीक है। देखिए बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों में जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 2366, कितना आएगा 2366, और इसको भी जब गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। इस चीज़ को गुना करके आप लोग देख लीजिएगा रफ में, तो बिल्कुल इस सत्यता की यहाँ पे जांच हो गई, इस चीज़ की जांच हो गई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ही होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछता है जो हमने 6 नंबर में किया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक को जो है करेंगे कवर, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक है जिसका कह रहा है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला एनी टाइम जो है हमेशा ही प्रश्न आपको एक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपको देते हैं इस पर, और इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, हम लोग जो है इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, बिल्कुल एक प्रश्न आपको देते हैं कि सिद्ध करे कि, क्या कहते हैं, आपको एक प्रश्न दे देते हैं कि सिद्ध करे कि, क्वेश्चन आपको एक देते हैं, ठीक है, सिद्ध करने वाला। यहाँ पे एक प्रश्न आपको देते हैं कि सिद्ध करे कि, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इस पर जो है आपका पूरा वास्तविक संख्या कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध करे कि √3 एक जो है एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे हम कि कैसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया जाता है, ठीक है। देखिए तो कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, यहाँ पे हल लिखना है, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, चलिए, और यहाँ से लिखना आप प्रारंभ करेंगे। बस देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि, देखिए इस चीज़ को लिखना है आप सभी को, इसलिए ठीक से देखिएगा। माना कि √3 एक परिमेय संख्या, क्या मान लेंगे
अपरिमेय तो सिद्ध करना, लेकिन इस चीज़ को क्या मानेंगे हम लोग, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि चलो भैया √3 जो है एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए परिमेय संख्या है। अच्छा अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या का जो व्यापक रूप होता है, यहाँ क्या होता है, वो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है ना, बिल्कुल। देखिए, और यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर P/Q। और एक बात और लिखेंगे यहाँ पे, इस चीज को लिखेंगे, जहाँ PQ जहाँ PQ एक धन पूर्णांक है, जहाँ PQ एक धन पूर्णांक है, इस चीज़ को लिखना है हमेशा। केवल अंक बदलेगा, लेकिन जितना चीज़ मैं लिख रहा हूँ इस सभी चीज़ को लिखना आपको, ठीक है। जहाँ PQ एक धन पूर्णांक है, ठीक है, ठीक, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस चीज़ को हमेशा लिखना है, जब भी सिद्ध करना है इस चीज़ को हमेशा लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा लिख लेना है, ठीक है। और लिखना है कि P बराबर डज नॉट इक्वल टू, जहाँ P बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, इस चीज़ को भी लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं किस तरीके से, आपको फुल दिख रहा है। अब इसके बाद हम लिखेंगे, अच्छा देखिए, तो परिमेय किसको माने है जी, √3 को, तो लिखेंगे परिमेय √3 को माने है, और बराबर में क्या लिखेंगे, P/Q लिखेंगे, P/Q हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। हमने लिख दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसके बाद देखिए कैसे वर्ग होता है। अच्छा, दोनों तरफ वर्ग का मतलब कि √3 का भी वर्ग मतलब स्क्वायर, और P/Q का भी क्या चीज़, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, बिल्कुल है ना। अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ से, तो √3 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, तो 3 ही बचेगा केवल, है ना। अच्छा, P का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जब P का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आपको जो P का स्क्वायर होगा वो P² होगा, और Q का स्क्वायर जो होगा वो Q² होगा। अरे समझ में। आप देखिए, तो बट्टा में 1 देते हैं, 30 गुना करते, तो यहाँ पर हो जाए कि P² बराबर क्या होगा, 3, Q² में 3 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कि क्या होगा, 3Q² हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि P बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, 3Q², ठीक है। तो स्क्वायर से रूट तो कट गया, किस पर से कटा, रूट Q पर से कटा, लेकिन 3 पर से तो है ही, 3 पर, तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर √3 और अलग से Q। तो यहाँ देखिए, तो फिर तो वही आ गया ना, √3 ही आ गया ना। तो यहाँ पे अब इस चीज़ को लिखेंगे हम लोग साइड में कहीं कि अतः हमारी मानी हुई बात, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः हमारी मानी हुई बात गलत है, √3 एक अपरिमेय, क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस चीज़ को लिख देंगे, बस ये तो आपका सिद्ध होगा बहुत आसान तरीके से। तो इस तरीके से जो है आप अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं, बस। तो बस वास्तविक संख्या में इन्हीं सभी चैप्टर जो है टॉपिक को कवर करना था, जो हमने पूरा 7 टॉपिक को कवर किया। बस इस वीडियो को जो है अच्छे तरीके से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप सभी को बता दें कि हमारा बैच जो है ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप हमारे से जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में, तो आप हमको नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9801612654, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री में PDF के साथ साथ जो है नोट्स भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।